वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि इस चैनल से अब हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर 2024 में। पहले ये एग्ज़ाम 1 दिसंबर में होने वाला था और अब ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। तो हमने टॉपिक सीरीज शुरू करी, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपको साइंस पेपर 2 के प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, साथ में सारे प्रीवियस ईयर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, विद आंसर सारे मिलेंगे। टॉपिक सीरीज की सारी पीडीएफ विद आंसर्स मिल जाएंगी, शॉर्ट समरी मिल जाएगी, पेडागोजी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759। इससे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स भी सारी जो प्रॉपर चीज़ें हैं साइंस का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टॉपिक नंबर 2 देखने वाले हैं, फाइबर फैब्रिक। यहाँ से पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जितना भी आपका वूल हो, चाहे आपका कोई सी भी फाइबर हो जिसकी हम बात करेंगे, चाहे जूट हो, चाहे आपके सिंथेटिक फाइबर हो, चाहे नायलॉन हो, एक्राइलिक हो, इन सब की बात, चाहे प्लास्टिक की फॉर्म हो, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में जो है वो कवर होती हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक वो क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक बना नहीं है और एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, चयनात्मक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है। देखिए, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, सपोज मुझे एक ऐसी काव चाहिए, एक ऐसी गाय चाहिए, आजकल ये बहुत हो रहा है कि जो ज़्यादा दूध दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नई गाय बने उसमें हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर डालना चाहेंगे, ऐसे पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर डालना चाहेंगे जो पेरेंट पहले से क्या हो, जिनमें ये क्वालिटी हो, तो उनको उठाकर हम क्या करेंगे, उस नए चीज़ में मतलब उसको डालना चाहेंगे, ताकि जो नया ऑफस्प्रिंग बने वो ऐसा बने कि जिससे क्या हो जाए कि जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो वहाँ पर हमें मिल जाए। तो वही हमारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, चयनात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें हम उन पेरेंट्सों को चूज़ करते हैं जिससे हमें उनकी जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें मिल सके, ताकि जो ऑफस्प्रिंग वहाँ पर नए बनेंगे उनके अंदर वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। तो सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी, यही आपकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। वांछित गुणों वाले माता पिताओं का चयन करना, ऐसे माता पिताओं का चयन करेंगे हम जिनसे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो हमें हमारे ऑफस्प्रिंग जो जहाँ से यंग वन निकलेंगे उनके अंदर वो देखने को मिले। तो इसमें हम क्या सेलेक्ट करते हैं, हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ताकि उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो उस डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के हमें मिल सकें। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले वो क्वेश्चंस देखेंगे जो थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक से क्वेश्चन आपके बने हैं। देखिए, दो तरह की प्लास्टिक होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हीटअप करने पर बार बार मोल्ड हो जाती है, गर्म करी पिघल गई, फिर आपने गर्म करी फिर पिघल गई, दोबारा से बार बार पिघल गई, वो होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक। और उसके एग्जाम्पल आपको क्या क्या याद रखने हैं, ये आपका एक्राइलिक हो गया, नायलॉन हो गया, टेफलॉन हो गया। जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं उनमें टेफलॉन का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे आपका पॉलीएथीन हो गया, चाहे पीवीसी हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए, जो पीवीसी यहाँ पर लिखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इलेक्ट्रिकल वायर जो इंसुलेटर लेयर होती है उनके ऊपर का जो वायर का इंसुलेटर लेयर होती है वो पीवीसी की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, थर्मोप्लास्टिक के, जो आसानी से बार बार पिघल जाती है। उसके अलावा दूसरे प्रकार की प्लास्टिक होती है जो आसानी से नहीं पिघलती, या फिर हम ये कहेंगे जो पिघलती ही नहीं है। तो उसमें जो उदाहरण आते हैं वो बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं। अब इस प्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है, जो हमारे घर में स्विचेस वगैरह होते हैं, तो स्विचेस में जो प्लास्टिक यूज़ होती है वो बेकेलाइट की बनी होती है, तो वो आसानी से पिघलती नहीं है। ठीक है, चाहे आपके कुकर के हैंडल हो गए वो आसानी से नहीं पिघलते, चाहे आपका टीवी का कैबिनेट हो गया, जो उनमें वो प्लास्टिक हो रही है वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होती है, जो क्या होती है, पिघलती नहीं है। तो बेकेलाइट का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, लाइक स्विचेस वगैरह में। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में ही इसकी बात करेंगे। तो ये बिजली का अच्छा इंसुलेटर है, मतलब बिजली इसमें से नहीं पास हो पाती, ये गुड इंसुलेटर है, और वहाँ पर ये जल्दी से हीटअप भी नहीं होगा और ना हीटअप होने के बाद ये पिघलेगा। तो इसीलिए हम बेकेलाइट का जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक तो है नहीं, ये थर्मोसेटिंग है। गुड कंडक्टर ये ना तो हीट का होता है ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी का होता है।
अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो ये आसानी से पिघल जाता, तो ये पिघलता नहीं है, जल्दी से जो है पिघलेगा नहीं, इसका मतलब ये बैड कंडक्टर है आपका हीट का भी, ऊष्मा का भी सुचालक ना होकर ये होता है कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। और क्वेश्चन देखिए इस तरह का 2016 में फिर से बना, जहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों ही थर्मोसेटिंग के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन और आपके लिए क्या बन सकता है, सत्य कथन पूछ लेगा, उसमें यहाँ पर बेकेलाइट की जगह अगर पीवीसी लिख दे और मेलामाइन की जगह अगर आपका नायलॉन लिख दे और थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर बना रहा है, तो उस केस में हमारा स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। क्योंकि जो पीवीसी है, नायलॉन है, टेफलॉन है, एक्राइलिक है, ये सब किसके उदाहरण बताए थे मैंने आपको, वो आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं जो बार बार पिघल जाते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स जो है इजीली याद रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही था। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ पर आपका बना, ये जो बेकेलाइट यूज हम करते हैं, रीजन फॉर यूजिंग बेकेलाइट फॉर हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर। जो प्रेशर कुकर के हैंडल देखे हैं आपने, उनमें भी प्लास्टिक लगा होता है, तो वो जो प्लास्टिक होती है वो बेकेलाइट होती है। उनका उपयोग क्यों करा जाता है, क्योंकि आपको पता है वो आसानी से पिघलेगा नहीं, तो आसानी से नहीं पिघलेगा इसका मतलब वो क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यह ऊष्मा का कुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में हीट की ही बात कर रहे हैं। अनब्रेकेबल, लाइट वेट इसलिए नहीं यूज़ करा जाता कि हल्का होता है या लाइट वेट है, नहीं, बैकलाइट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हीट वहाँ पर जनरेट वहाँ पर हो नहीं पाती, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि वो आसानी से पिघलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। उसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पीईटी को लेकर क्वेश्चन बना, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट। और ये जो पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट है ये आपकी क्या होती है, ये थर्मोप्लास्टिक के अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है, पीईटी हो, चाहे पीवीसी हो, चाहे नायलॉन हो, एक्राइलिक हो, ये सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण होते हैं। अब ये जो पीईटी है इसके बॉटल और जार जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हम इडेबल आइटम, जो खाने के खाद्य सामग्री होती है, उनको हम जो है इसमें स्टोर कर रखते हैं। तो ये जो पीईटी है ये किसकी फॉर्म है, ये किसका प्रकार है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा पॉलिएस्टर का प्रकार होता है, ये अब आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। बाकी पीईटी की फुल फॉर्म क्या है, ये किस फैमिली का है, ये पॉलिएस्टर फैमिली का है। इट इज़ यूज इन फाइबर फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करा जाता है। साथ में जो लिक्विड के कंटेनर होते हैं, जैसे आपका बता दिया बॉटल और जार, ताकि उनमें हम सामान रख सकें, तो लिक्विड के जो कंटेनर हैं उनमें भी पीईटी जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ जाएंगे। ये किसकी फैमिली को बिलोंग करता है, ये पॉलिएस्टर फैमिली से जो है वो आपका बिलोंग करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना, साफ एनसीईआरटी में जो आपका बॉक्स के अंदर लिखा होता है वहाँ से उठा के क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बना लिया। 1 फरवरी 2023 में ये जो पॉलिएस्टर है ये मेड होता है रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर विच इज़ अ केमिकल दैट गिव करेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल। ये जो पॉलिएस्टर के एस्ट्रो की पुनरावृत श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध जो है वो हम आप पर देता है। अभी हम पीछे पॉलिएस्टर का जिक्र कर रहे थे जिसमें पीईटी की बात हुई थी, तो ये पॉलिएस्टर है क्या, ये मेडअप होता है किसका, रिपीटेड चेन ऑफ एस्टर, एस्टर की जो श्रृंखला होते हैं उनका बना होता है। ठीक है, और कैसी स्मेल इसमें से आती है, इसमें से फ्रूटी स्मेल जो है, फलों की गंध जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो S1 यहाँ पर पूरी तरह से सही है। अब ये एस्टर क्या है, एस्टर आर जस्ट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक इट फॉर्म अ लॉन्ग चैन। आपको पता है कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कैटिनेशन करता है, बॉन्ड बनाता है अपनी इस तरह से, है ना, चैन बना लेता है। तो ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की वजह से, इसकी वजह से इसके अंदर एक लॉन्ग चैन हमें देखने को मिलती है। तभी यहाँ पर ये बोला गया है कि पॉलिएस्टर क्या है, ये रिपीटेड चैन है किसका, एस्टर का। तो रीज़न जो दिया है वो भी यहाँ पर सही है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, दोनों यहाँ पर सही हैं, और जो वो S2 है वो उसकी सही व्याख्यान, सही एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर कर रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपका ऑनलाइन पेपर में बना, 4 चीज़ें यहाँ पर दी हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है किसकी बात यहाँ पर हो रही है। ये पॉलीमर के बहुलक के नाम यहाँ पर ABCD देने हैं, इनके जो यूसेज हैं, इनका जो उपयोग है वो हमें बताया है, और उनके बेसिस पर अब हमें पहचानना है। अब देखिए हमने पढ़ा क्या है, अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होते तो वहाँ वो यहाँ से समझ जाते, यूज इन मेकिंग बॉटल एंड जार। अभी बात हुई थी पीईटी को हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन मेकिंग बॉटल एंड जार। अब यहाँ पर ये पीईटी क्या है, पीईटी मेरा क्या था, पॉलिएस्टर था। किस फैमिली को बिलोंग करता है, पॉलिएस्टर फैमिली को बिलोंग करता है। तो पॉलिएस्टर हमें किस किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है।
अब यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग, अभी हमने बैकेलाइट का जिक्र करा था कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो सी से हम पहचान गए, सी हमारे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बैकेलाइट की बात हो रही है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम यहाँ पहुँच गए। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन से प्रीवियस ईयर का पॉइंट आपका उठा लिया जाए और क्वेश्चन बन जाए, तब वहाँ पर आपको बहुत हेल्प होती है। तो यहाँ से आप अपने आंसर पर पहुँच गए, भले ही चाहे आपने पीवीसी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पीवीसी अभी मैंने आपको बताया था कि थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका यूज़ होता है आउटर इंसुलेशन लेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, विद्युत तारों में जो बाहरी विद्युत रोधी परत होती है उसमें इसका उपयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। बाकी ये यहाँ पर पहला ऑप्शन जो ए दे रखा है, यूज्ड एज पैडिंग इन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट आइटम, नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है आपका क्या, ये क्या है, पॉलीस्ट्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ये पॉलीस्ट्रीन ही यहाँ से अगर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, नाजुक वस्तुओं की, यूज्ड एज पैडिंग इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर डेलिकेट, जो डेलिकेट आपके आइटम होते हैं, जो नाजुक आइटम होते हैं, उनकी पैकेजिंग में भरावन सामग्री की तरह जो है इसका उपयोग करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए प्लास्टिक के बारे में और क्वेश्चन क्या बना, डिट्टो एनसीईआरटी से उठा लिया, जहाँ पर हमसे करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली प्लास्टिक की, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सिंपल है, प्लास्टिक क्या है, टिकाऊ होती है, ठीक है, वजन में हल्की होती है और ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑन रिएक्टिव नहीं होती, ये नॉन रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अब देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो इस वजह से अदर ऑप्शन यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका किससे पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में क्या सही है। अब देखिए जिन्होंने पहले सारे क्वेश्चन देखे थे उन्हीं के पॉइंट्स उठाकर यहाँ से क्वेश्चन बना लिया, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था आपका 2022 में। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, बिल्कुल, ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, इनको बार बार मोल्ड किया जा सकता है, हीट करेंगे फिर ठंडे हो गए, फिर मोल्ड कर दिया, फिर से दोबारा से हीट करा, फिर से पिघल गए। तो यही फीचर तो थर्मोप्लास्टिक में हमें देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल आपको मैंने पीवीसी, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सारे के सारे बताए थे। तो यही बात यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सॉफ्टन नहीं करा जा सकता हीटिंग में, बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग का उदाहरण होता है, ना कि थर्मोप्लास्टिक का। ये जो पॉलीथीन और पीवीसी है ये थर्मोसेटिंग के नहीं, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो बाकी सब गलत हैं, पहला ऑप्शन ही जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। तो ये अब हमने वो सारे क्वेश्चन देखे जो प्लास्टिक वगैरह से बने। अब हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो सिल्क वाले चैप्टर से बने, जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है आपका सिल्क वॉर्म से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने वही लिया है, ये जो पूरा सिल्क का बनने का प्रोसेस होता है कैसे पूरा होता है, तो उसके स्टेप ही हमसे करके क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। हिंदी में शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं। 7 फरवरी 2022 में ये क्वेश्चन बना था और इसमें हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था, स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो सिल्क का पूरा प्रोडक्शन होता है, ये जो रेशम है पूरा बनता है, उसका जो सही करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये अब आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखिए जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है। यहाँ पर देखिए पूरा स्टेप लिख रखा है, पहले इसको समझ लेते हैं। फीमेल सिल्क मोथ, जो मादा रेशम कीट होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, जिसमें क्या होता है लार्वा निकलते हैं, जो आके क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी सिंपल बात है, जो महिला सिल्क मॉथ है वो अंडे देगी। वो अंडे जब फूटते हैं, हैच होते हैं, तो उनका जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहलाता है। वो आप याद रखेंगे क्या कहलाता है, जो लार्वा उसमें से निकलते हैं वो या तो कैटरपिलर या रेशम के कीट कहलाते हैं। अब ये जो रेशम के कीट होते हैं, दे ग्रो इन साइज when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weave a net to hold itself। जब ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर, यही जो कैटरपिलर अभी लार्वा होके निकला, कैटरपिलर या रेशम कीट, ये जब अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, उस केस में यह प्यूपा जो है वहाँ पर कहलाते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये जो प्यूपा है, जो कैटरपिलर अपनी नई अवस्था में आ गया है, अब ये क्या करेगा, ये बड़ा होगा और बड़े होने के लिए जो मलबरी लीव्स होती है इनके ऊपर इनको रखा जाता है, वहाँ ये खूब खाते हैं।
देन इट स्विंग इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये इस तरह से ऐसे बार बार 8 की शेप में इस तरह से ऐसे बार बार घूमते हैं और खूब खाते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड, ये बार बार अपने सिर को ऐसे 8 की पोजीशन में हिलाते हैं। ये जो कैटरपिलर है ये फाइबर को सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, विच हार्डन और एक्सपोज टू एयर। जब ये जो फाइबर अपने अंदर से निकाल रहा है और जब ये एयर की कांटेक्ट में आता है तो ये जो फाइबर है वो हार्डन हो जाता है जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर। यही आपका रेशम का तंतु बनता है आगे चल के। सून द कैटरपिलर, ये जो पूरा कैटरपिलर था जो प्यूपा की स्टेज में आ गया था, ये कंप्लीटली अपने आप को इस सिल्क फाइबर से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और यही कवरिंग आके क्या कहलाती है, ककून कहलाती है। मतलब ये कैटरपिलर खूब खारा पी रहा है, खा पी के जब इसका पेट भर गया खूब, तो ये अपने अंदर से एक फाइबर सीक्रेट करता है जो प्रोटीन का बना होता है। और जब वो फाइबर क्या होता है, हवा के संपर्क में आता है तो वो हार्ड होता चला जाता है और ये अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से सीक्रेट कर करके ये पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से। और यही जो सिल्क फाइबर हम आगे चल के निकालेंगे ये क्या कहलाता है, ये ककून कहलाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द ककून। अब जो पूरा अगला जो मॉथ निकलेगा उसकी जो पूरी जो डेवलपमेंट है वो उस ककून के अंदर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। फर्दर जो डेवलपमेंट होती है वो इस ककून के अंदर होती है और उसके बाद इस ककून को क्या कर लेते हैं हम, गर्म पानी में डाल के। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग क्लोथ सिल्क। तो ये जो सिल्क फाइबर है वहाँ से हम ये ककून जो है हम वहाँ से इनको गर्म पानी में डाल के जो है वो निकाल लेते हैं ये ककून को। और जो सिल्क यान थ्रेड होते हैं वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं, इस ककून से ही मिल जाते हैं, सिल्क मॉथ के। रेशम का धागा रेशम के कीट के ककून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो ये याद रखना है, रेशम कीट के जो ककून होते हैं उनसे जो हमें रेशे मिलते हैं, उन्हीं रेशों से हम जो सिल्क यान है वो वहाँ पर हम बनाते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस तरह से ये हमारा होता है जो आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पर हमें प्रोसेस का मिलान करना है, अब आप इजीली प्लान कर लेंगे। जो फीमेल सिल्क मॉथ है सबसे पहले क्या करती है, वो अंडे देती है। उसके बाद एग को वार्म करा जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच। जो लार्वा है वो हैच कर सके, जिससे वहाँ कैटरपिलर और वो जो रेशम कीट है वो वहाँ से निकल सके। तो एग को गर्म करा जाता है, वार्म करा जाता है एक टेम्परेचर पर, जिससे क्या हो सके, जो लार्वा है वो हैच वहाँ पर कर जाए, वो फूट जाए वहाँ पर, और वहाँ से फिर जो कैटरपिलर है, रेशम का कीट है, वो हमें वहाँ से मिलता है। तो तीसरे स्टेप में फिर क्या होगा, जब ये लार्वा और सिल्क वॉर्म आर कैप्ट इन अ क्लीन ट्रे अलॉन्ग विद फ्रेश मलबरी लीव्स। अब इनको खाने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या करा जाता है, जो सहतूत की पत्तियां होती हैं उन पर इनको रखा जाता है। सहतूत की पत्तियों पे हम इन कैटरपिलर को रख देते हैं, वहाँ ये खूब खाते पीते हैं। जो मैंने बताया था 8 की शेप में अपना मूवमेंट करते हैं और खूब खाते पीते हैं। तो यहाँ पर बी के बाद डी होगा, डी के बाद सी होगा। उसके बाद क्या होता है, 20 से 25 दिन बाद ये कैटरपिलर जो है खाना बंद कर देता है, और जब ये खूब खा पी लेता है तो अपने ऊपर क्या करता है, सिल्क का एक फाइबर जो प्रोटीन का बना होता है अपने ऊपर बुनना शुरू कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। उसके बाद ई स्टेप आ जाएगा। फिर ये ककून क्या होता है, इस ककून को हम या तो सन या पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये ककून बाहर आ जाता है, और इस ककून के ही थ्रेड से जो है वो हमें जो सिल्क है वो हमें मिल जाता है। फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम ककून। इसी ककून से जो हमें तंतु है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये हमारे प्रॉपर स्टेप होते हैं। और मुझे अब लगता है अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे। कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, अब आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आपके बने। फॉलोइंग ऑप्शन में से हमें बताना है सिल्क के प्रोडक्शन से, रेशम के उत्पादन से क्या जुड़ा है। देखिए सेरीकल्चर और मॉरीकल्चर जो होते हैं ये दोनों के दोनों ही आपके सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं किसका, सिल्क वॉर्म का, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हम पूरा इसी तरह की खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं सिल्क वॉर्म का टू प्रोड्यूस सिल्क, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। लेकिन इस कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, अब क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था उस कैटरपिलर को हम खाने पीने के लिए किस पर रखते हैं, मलबरी की लीव्स पर रखते हैं, शहतूत के पत्तों पर रखते हैं। तो उसके लिए हमें शहतूत के पौधे चाहिए। तो जब हम उन शहतूत के पौधों को उगा रहे हैं, उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं शहतूत के प्लांट का, इन ऑर्डर टू फीड सिल्क वॉर्म, उन सिल्क वॉर्म को फीड कराने के लिए, खिलाने के लिए, तो वो क्या है, वो आपका मॉरीकल्चर है। तो सेरीकल्चर और मॉरीकल्चर दो हैं, वो दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं, आपके सिल्क के प्रोडक्शन है। एक तो हम सिल्क बनाने के लिए कर रहे हैं, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन,
क्वेश्चन, एक जब हम पौधों का ही प्लांट मलबरी जो आपका शहतूत का प्लांट है उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं उन सिल्क वॉर्म को फीड कराने के लिए, तो वो आपका मॉरिकल्चर है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, लॉन्ग में अभी तक बना नहीं है, फिलिंदा ब्लैंक की फॉर्म में, हो सकता है आगे बन जाए। सेम वही है, फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, यहाँ पर फीमेल आ जाएगा, फीमेल सिल्क मॉथ होती है जो कि अंडे देती है। हैच क्या होता है, लार्वा, उसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, देखिए द सिल्क वॉर्म इज, ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या होता है, वो कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है या दोनों होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ये भी एनसीईआरटी में ऑप्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। ये जो क्या कहते हैं आपका सिल्क वॉर्म जो यहाँ पर होता है ये क्या होता है, ये लार्वा और कैटरपिलर दोनों ही होता है। ये जो लार्वा होता है इसे ही हम कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना सिल्क वॉर्म इज लार्वा और ये लार्वा कैटरपिलर, दोनों ही यहाँ पर बात सही है। उसके बाद देखिए साइज में ग्रो करता है, नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है और इसकी नेक्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं ग्रो करने की, वो प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने ऊपर बुनना शुरू कर लेता है जब वो खूब खा पी लेता है और वो क्या कहलाता है, वो हमारा ककून होता है। तो पूरे स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ले, किस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे लगता है अब आप इजीली आंसर कर जाएंगे। अब देखिए कि 2020 के ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन बना, Which of the following statement is not true regarding the life cycle of silkworm and the production of silk fiber? रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ हम कैटरपिलर अभी समझाया होता है, सिल्क फाइबर से प्रोटीन सीक्रेट होता है, सीक्रेट बाय द कैटरपिलर, बिल्कुल ये वाली बात सही है। सिल्क यान जो है वो हमें मिलता है फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ, बिल्कुल जो रेशम कीट के ककून है उसी से हमें रेशम का धागा जो है प्राप्त होता है। सेकेंड ऑप्शन लेकिन यहाँ पर गलत है, प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर, नहीं, जब कैटरपिलर अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है वहां पर वो प्यूपा बनता है, ना कि प्यूपा डेवलप कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर डेवलप होता है प्यूपा में व्हेन द कैटरपिलर इज फुल ग्रोन, जब वो पूरा ग्रोन हो जाता है और खाना बंद कर देता है और अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार होता है, तो वो वहां पर क्या बन जाता है, वो प्यूपा हो जाता है। फिर वो अपने ऊपर क्या करता है, सिल्क की फाइबर की कवरिंग जो है अपने ऊपर करना शुरू कर देता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब देखिए एक ऑनलाइन पेपर में 2021 में क्वेश्चन बना था, कैटरपिलर जो है फाइबर सीक्रेट करता है वो किसका बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अब देखिए ये कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी बने नहीं है, बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देके अभी तक बना नहीं और एनसीईआरटी में दे रखा है कि कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। मलबरी सिल्क होती है, टसर सिल्क होती है, मूंगा सिल्क होती है, लेकिन मॉथ सिल्क कुछ नहीं होती। याद रखेंगे मलबरी सिल्क भी होती है, टसर सिल्क भी होती है और मूंगा सिल्क भी होती है। ये वैरायटीज़ होती हैं जिसमें सिल्क प्रोड्यूस बाय करी जाती है डिफरेंट सिल्क वॉर्म से। अलग अलग तरह के रेशम के कीट होते हैं जिनसे ये अलग अलग तरह का जो सिल्क होता है, जैसे मलबरी सिल्क हो गया, टसर सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, ये हम प्राप्त करते हैं। जबकि मॉथ सिल्क क्या होता है, ये कोई भी वैरायटी ऑफ सिल्क में नहीं आता। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए ये कॉलम की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, तो यही सही कॉलम मैंने आपको बता दिए हैं। स्काउरिंग क्या होता है, देखिए अभी हमने सिल्क के बारे में पढ़ा, अब आगे हम वूल के बारे में देखेंगे। तो वूल में एक स्टेप आता है स्काउरिंग, क्लीनिंग शीयर्ड स्किन, जो हम भेड़ होती है उसके जो बाल हम हटा लेते हैं, जब उनकी सफाई करी जाती है, उनकी क्लीनिंग करी जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टेप कहलाता है स्काउरिंग, क्लीनिंग शीयर्ड स्किन, ठीक है। तो ए का मिलान इससे हो गया, सही मिलान ही मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। मलबरी लीव्स आपसे पूछ ले क्या होता है, तो ये खाना होता है किसका, सिल्क वॉर्म का, इसी को तो खाते हैं और वो ग्रो करते हैं। याक पूछ लिया जाए, इससे देखिए हमें वूल प्राप्त होती है। वूल यील्डिंग एनिमल है जो लद्दाख वगैरह की साइड में पाया जाता है। तो याक के बारे में पूछ लिया जाए तो याक क्या है आपका, वूल यील्डिंग एनिमल है। ककून क्या है, ककून क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिल्क फाइबर। ककून क्या करता है, इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क का जो फाइबर होता है, रेशम का जो तंतु है, वो हमें ककून से ही प्राप्त होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग बना था 2021 में, जहाँ पर हमारी अहिंसा सिल्क जो है उसके बारे में बात हुई। अब देखिए ककून को हम क्या कर रहे थे, गर्म पानी में डाल रहे थे या सन की प्रेजेंस में रख रहे थे, जिससे क्या होता है उसके अंदर का जो मॉथ होता है, जो सिल्क मॉथ, जो नया मॉथ बनेगा वो उसी में मर जाता है। तो उसको मरने से बचाने के लिए वो क्या, हम उसको बॉइलिंग ना करें, प्रॉपर एक इस तरह का स्टेप हो कि जिसमें जो सिल्क मॉथ उस ककून के अंदर है वो मरे ना। तो वो
किस प्रकार की वो कल्टीवेशन जो सिल्क का होता है, वो वाली सिल्क जो होती है जिसमें वो इस तरह की हार्म नहीं पहुंचाया जाता सिल्क मॉथ को, वो होती है आपकी अहिंसा सिल्क। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, अहिंसा मलबरी called मटका silk in India is produced by allowing the moth to hatch the cocoon before harvesting। यहाँ पर ककून को निकालने से पहले मॉथ को पूरा जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है, जबकि अदर केस में क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो जो मॉथ उसके ककून के अंदर है वो मर जाता है। तो अहिंसा सिल्क को हम पीस सिल्क भी बोलते हैं, क्रूअल फ्री सिल्क भी बोलते हैं, नॉन वायलेंस सिल्क भी बोलते हैं। रेफर टू एनी टाइप ऑफ सिल्क दैट इज प्रोड्यूस विदाउट हार्मिंग और किलिंग द सिल्क वॉर्म। इसमें हम सिल्क वॉर्म को मारे बिना ही ककून जो है वो हम प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी अहिंसा सिल्क होती है। कृमि कोश में रेशम के कीड़ों को बाहर निकालने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वो आपका अहिंसा रेशम होता है। अहिंसा सिल्क इज द सिल्क गैदर्ड आफ्टर सिल्क मोथ इमर्ज फ्रॉम द ककून। मतलब ककून से जो सिल्क मोथ है वो निकलने के बाद जब हम ककून का यूज़ करते हैं रेशम बनाने के लिए, वो आपकी अहिंसा सिल्क होती है, क्योंकि उसमें हम उनको मारते नहीं हैं। तो रीज़न में जो पॉइंट लिखा है वो अपने आप में सही है, ठीक है। अब असर्शन क्या है, अभिकथन क्या है कि स्टिफलिंग क्या होता है, इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ एंड प्रिवेंट द सिल्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फॉर्म ऑफ ककून। ये बात भी सही है। रेशम के कीड़ों को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमि कोश के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो विधि होती अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कुचलने की विधि कहते हैं, उसे हम स्टिफलिंग कहते हैं। ये क्या करती है, जो सिल्क मॉथ निकलने वाला होता है उसको प्रिवेंट करता है, ताकि जो ककून है वो हमारा जो सिल्क है वो लंबे टाइम तक जो है प्रिजर्व हो सके इन द फॉर्म ऑफ ककून। दोनों ही पॉइंट सही हैं, लेकिन इस पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर उसकी सही व्याख्यान जो है वहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों अपने आप में सही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से मैंने समझा दिया। और देखिए मैच द फॉलोइंग में इस तरह से भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो हो सकता है मिलान करने के लिए आपको दे दिए जाएँ आगे, तो आपको पता होने चाहिए। याक वूल जो होती है, ये जो याक जो मिलते हैं आपने देखा होगा, कुछ सांड जैसे टाइप होते हैं, है ना, बहुत सारे हेयर इनके ऊपर होते हैं। तो ये याक वूल जो है वो याक से मिलती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख में। ऐसी अंगोरा गोट होती है, ये कहाँ मिलती है, ये भी आपकी जो बकरी होती है तिब्बत और लद्दाख में होती है। इसके भी बालों को निकाल कर आपकी ऊन बनाई जाती है। मलबरी लीव्स का क्या काम होता है, इनका कनेक्शन किससे है, सिल्क वॉर्म से, क्योंकि ये उसको खाते हैं। स्काउरिंग अभी मैंने बताया था, स्काउरिंग बार बार सफाई करना, है ना, जो हमने बाल निकाले हैं भेड़ों में से, उनकी जब हम सफाई करते हैं तो वो शीयर्ड हेयर जो हैं उनकी जब सफाई करी जाती है, धुलाई करी जाती है, वो आपकी स्काउरिंग होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलान में याद रखने होंगे। उसके अलावा इस तरह वाला भी मिलान का एक क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना होगा, ये जो पश्मीना शॉल है ये हमें कौन सी बकरी से मिलता है, ये हमें जो कश्मीर की स्पेशल गोट होती है, बहुत महीन बाल होते हैं उसके, तो उससे प्राप्त करा जाता है। क्या, पश्मीना जो शॉल होता है उससे प्राप्त करा जाता है। ये जो वूलन कारपेट होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, ऊँट के जो बाल होते हैं उससे क्या बनाया जाता है, उससे जो वूलन कारपेट होते हैं, जो कालीन होती हैं, वो अगर पूछा जाए बिछाने वाली जो कालीन है वो किससे प्राप्त करी जाती हैं, तो वो कैमल का जो वूल होता है उससे प्राप्त करी जाती हैं। ये आपको याद रखने होंगे। जो बेबी ब्लैंकेट होते हैं, जो बच्चों के मुलायम ब्लैंकेट होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं, वो अंगोरा जो गॉट है, यहाँ पर लिखा था ना अंगोरा बकरी, उससे प्राप्त होते हैं, तो वो अंगोरा वूल हो गई। उसके बाद जो वूलन स्वेटर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो शीप की वूल से बनाए जाते हैं। तो चारों इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लिया जाए कश्मीर गोट से क्या बनता है, पश्मीना शॉल, कैमल वूल से क्या बनता है, जो कारपेट वगैरह हो गए, और जो बच्चों के ब्लैंकेट है, बेबी ब्लैंकेट, वो अंगोरा वूल से बन गए, और जो वूलन स्वेटर है वो आपके शीप की वूल से बन गए। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है अंगोरा गोट के बारे में, आर द ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड गोट दैट प्रोड्यूस द लस्ट्रस फाइबर नोन एज मोहेर। तो याद रखेंगे, एक फाइबर, एक तंतु जो है, या अगर पूछा जाए एक प्रकार की ऊन जो है वो क्या है, वो मोहेर है, जो किससे प्राप्त होती है, जो आपकी अंगोरा बकरी जो है उससे प्राप्त होती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी में इसका जिक्र है। अब देखिए, अब यहाँ पर वो स्टेप्स आ गए जो आपके कहाँ पर यूज़ होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ हेयर ऑफ शीप टू वूल। अब देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, सिल्क है, सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिल गया, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर से हमें फैब्रिक मिल जाता है। बेसिकली
तंतु से हमें कपड़ा मिल जाता है, और बीच में क्या होता है, उसके थ्रेड मिलते हैं जिसे हम यान बोलते हैं। तो फाइबर क्या है, फाइबर क्या है, रॉ मटेरियल है जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट से कैसे मिलता है, जूट के प्लांट हो गया, चाहे आपका फ्लास्क का प्लांट हो गया, उनसे हमें फाइबर मिलता है। एनिमल क्या हो गए, आपके जैसे शीप हो गए, उनसे हमें ऊन मिल रही है। तो ये रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, ये रॉ मटेरियल कपड़ा बनाने वाला जो यूज़ करा जाएगा आगे चल के, ये अभी रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में क्या है, ये फाइबर है। इस फाइबर को फिर क्या बनते हैं, इसके तागे बनाए जाते हैं जिसे हम यान बोलते हैं। इसके तागे बनाए जाते हैं और उन तागों को जोड़कर क्या बनता है, आपका फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है। तो फाइबर और फैब्रिक में अंतर है, फाइबर से लास्ट में क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब इसी केस में जो शीप है उसकी वूल से पूरा वूल कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए आपको याद रखना हो, सबसे पहले ऊन की कटाई करी जाएगी, सीधी सी बात है। जो शीप है उसमें उसकी शेयरिंग करी जाएगी, उसकी कटाई करी जाएगी। तो पहले का मिलान सी से होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आंसर ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, बस बाकी हम स्टेप भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, फिर उस ऊन की धुलाई होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे स्काउरिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में अभिमार्जन बोलते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे इसमें क्या होता है, ऊन की धुलाई होती है, जो ग्रीस वगैरह है, डर्ट वगैरह है, जो वो है वो उसके अंदर से निकाली जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सॉर्टिंग करते हैं, छटाई करते हैं। जैसे जो शीप होती है उसकी जो शोल्डर की ऊन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो हम सॉर्टिंग करेंगे, 2-3 तरह की ऊन उसके अंदर से मिलती है, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। तो स्काउरिंग के बाद, धुलाई के बाद सॉर्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कार्डिंग। उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे, धुनाई करेंगे हम, और धुनाई करने के बाद लास्ट में हम उसकी वीविंग और डाइंग कर देंगे, बुनाई कर देंगे और उसकी रंगाई कर देंगे। इस तरह से ये स्टेप्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आपका एग्जाम में बना है। 2021 में बना, उसके बाद सेम यही क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 में भी बना। देयर आर मैनी स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग वूल फ्रॉम शीप। तो बताना है सही सीक्वेंस क्या होगा, भेड़ से ऊन प्राप्त करने के बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं, सही चरण का हमें क्रम जो है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पर हम देखेंगे शेयरिंग होगा, शेयरिंग होगा क्योंकि स्काउरिंग तो उसके बाद होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऊन की कटाई होगी, फिर स्काउरिंग होगा, अभिमार्जन उसकी धुलाई होगी, फिर हमने बताया हम उसकी सॉर्टिंग करेंगे, छटाई करेंगे, उसके बाद हम उसकी डाइंग रंगाई करना चाहें रंगाई कर देंगे। उसके बाद उसके तंतु हम उसे लपेटन धागा करेंगे, हम उसको रोल करेंगे यान में, जिसे हम स्पिनिंग भी बोलते हैं, और लास्ट में हम उसकी बुनाई कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए 2023 में भी यही क्वेश्चन रिपीट करके बन गया, तो यहाँ पर भी फिर से वही सीक्वेंस पूछ लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। सबसे पहले आपकी ऊन की कटाई हुई, उसके बाद आपका अभिमार्जन हुआ, आपकी स्काउरिंग हुई, फिर आपकी छटाई हुई, सॉर्टिंग हुई, उसके बाद आपने रंगाई कर दी, और लास्ट में आपने रोलिंग कर दी। रोलिंग करके आपका यान से रोल करके हमें क्या हो गया, जो हमें फैब्रिक चाहिए वो हमने प्राप्त कर लिया। वीविंग कर लिया, फिर वीविंग को भी जोड़ देंगे लास्ट में, जैसे पीछे वाले ऑप्शन में वीविंग डाल दिया, मतलब बुनाई कर दी लास्ट में। तो इस तरह से ये आपके सही सिक्वेंशियल स्टेप होते हैं। 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे 2023 में भी कुछ कुछ मैच करता हुआ क्वेश्चन बना। कॉलम 1 में जो है वो आपके प्रोसेस दे रखे हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा कॉलम 2 में दे रखा है। कॉलम 1 में जो है वो आपके प्रक्रम दिए हैं, और उनकी जो व्याख्यान है वो आपके कॉलम नंबर 2 में जो है वो हमें दे रखी है, और उनकी मिलान जो है हमें यहाँ पर करना है। देखिए गिनिंग क्या होता है, कॉटन वाला जो है उसमें हम देखते हैं, कॉटन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। फाइबर क्या है, रॉ मटेरियल जो हमें कहाँ से मिल रहा है, कॉटन की सीड से मिल रहा है। तो ए के मिलान जाएगा 3rd के साथ, जो कि 1st और 3rd ऑप्शन में देखने को मिलता है। देखिए कॉटन के प्लांट जो है वो जनरली ग्रोन होते हैं कहाँ पर, एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। जहाँ पर कैसी सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, और क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। ये जिक्र एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो गिनिंग क्या है, गिनिंग क्या है आपका, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। जो कॉटन के सीड्स होते हैं, कॉटन के बीज होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनसे जब हम कॉटन को निकालते हैं वो हमारा गिनिंग कहलाता है। तो पहले का मिलान इससे हो गया। उसके बाद स्पिनिंग क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, जो मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक, वो जो हम तागे बना रहे हैं है ना, वो क्या है, वो आपका स्पिनिंग होता है। तो बी का मिलान 4th से हो जाएगा। उसके बाद आपको कन्फ्यूजन होगा किसमें, निटिंग और वीविंग में, दोनों आप याद रखेंगे। देखिए निटिंग क्या होता है, मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। एक सिंगल तागे से जब हम कपड़ा बनाएंगे वो आपकी निटिंग है। लेकिन जो वीविंग होती है उसमें हम 2 सेट ऑफ यार्न को एक साथ लेकर चलते हैं और फिर हम अपना फैब्रिक बनाते हैं, वो आपकी निटिंग होती है, वो आपकी वीविंग होती है। तो दोनों ही याद रखने, निटिंग में एक सिंगल
यार्न यूज़ करते हुए हम फैब्रिक बनाते हैं, और वीविंग में हम 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही होगा। देखिए गिनिंग को हिंदी में उटाई बोलते हैं, कपास के बीजों से रेशे अलग करना। जब कपास के जो बीज हैं उनसे हम अगर रेशे अलग कर रहे हैं वो हमारा उटाई है। कताई हमारा क्या होता है, आपको याद रखना होगा, रेशों के धागे बनाना। जो रेशे होते हैं उनके जब हम धागे बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कताई होता है। और बुनाई और बिनाई, देखो दोनों में अंतर है। बुनाई क्या है, एक धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाना, और बिनाई क्या है, धागों के 2 समूचों के साथ जो कपड़ा बनता है वो आपका बिनाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चले जाएंगे, और सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन अब तक नहीं बना, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बन सकता है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फ्लोइंग नर्सरी राइमिंग। आप निम्नलिखित नर्सरी कविताओं से परिचित होंगे। बाबा बाबा, ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, ये सब हमने पढ़ा है ना। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीज वाज वाइट एज स्नो, ये सारे जो हैं नर्सरी क्लास में राइमिंग रही हैं, पोएम्स रही हैं। तो इनसे देखिए आंसर द फ्लोइंग, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप वॉज हैव वूल, सॉरी विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल, काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। देखिए यहाँ पर बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, आपके अंदर क्या कोई वूल है, क्या कोई ऊन है। तो अब यही पूछा है इस ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल होती है। तो आंसर यहाँ पर होगा इसके जो हेयरी स्किन होती है जिसे हम फ्लीस बोलते हैं, इसकी जो हेयरी स्किन है जिसे हम फ्लीस बोलती है, उन्हीं को काट के हम क्या करते हैं, वूल जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, पूछ रहा है विच वॉट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीज इन द लैम्प। वाइट फ्लीज क्या है, सफ़ेद बाल। वाइट फ्लीज ऑफ द लैम्प मीन द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन। तो वाइट कलर्ड हेयरी स्किन जो है वो आपकी वाइट फ्लीस है, और यहाँ पर हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस, इसी का हम क्या करते हैं, ब्लैक शीप में जो है इन्हीं को हम क्या करते हैं, इसी का यूज़ करा जाता है वूल निकालने के लिए। तो दोनों पॉइंट आपको जो है यहाँ पर याद रखने होंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, कौन से खाली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो जो उसकी हेयरी स्किन है उसी में उसकी ऊन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फ्लीस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर से आपको बता दिया, नोट्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। पूरे एनसीईआरटी प्रॉपर वेस्ट जो स्टार्टिंग से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं साइंस की, तो आप नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेरा दे रखा है, 120 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे, सारा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना। अब ये फाइबर से लेके जो अदर और फाइबर से क्वेश्चंस बने हैं वो हम देखते हैं। 3 जनवरी 2022 में क्वेश्चन बना, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, प्राकृतिक तंतु सबसे मजबूत कौन सा होता है। तो वो हमारा सिल्क होता है, रेशम होता है। ये क्वेश्चन बना है, लेकिन ये नहीं बना स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है वो हमारा नायलॉन होता है। अब देखिए ये नेचुरल फाइबर है जो हमें किससे मिल रहा है, या तो प्लांट से या एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। जबकि जो नायलॉन होता है ये केमिकल फैक्ट्रियों में जो है बनाया जाता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, नायलॉन जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका, देखिए वूल के बारे में हमने देख ही लिया। वूल जो होती है वो हमें शीप, बकरियों वगैरह से जो है वो हमें मिलती है। उसके बाद देखिए जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। प्लांट का जो तना होता है, स्टेम होता है, उससे हमें जो जूट है वो प्राप्त होती है। तो जूट अगर पूछा जाए ये एनिमल है या प्लांट बेस्ड फाइबर है, तो ये आपकी प्लांट बेस्ड फाइबर होती है, मतलब प्लांट से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये भी आपको, फ्लीस क्या होता है, अब देखिए फ्लीस क्या है भी हमने देखा। फ्लीस क्या है अगर पूछ लिया जाए सिंपल, फ्लीस क्या होता है, तो फ्लीस अभी हमने देखा जो हेयरी स्किन होती है बकरियों, सॉरी भेड़ों के अंदर, है ना, भेड़ों के अंदर या बकरियों के अंदर हेयरी स्किन जो है वही आपकी क्या कहलाई जाती है, वही आपकी फ्लीस कहलाई जाती है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या बना है, मैन मेड फाइबर जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो याद रखेंगे वो आपका क्या होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क कहलाया जाता है वो हमारा रेयॉन होता है। अब देखिए नेचुरल सिल्क तो आपका सिल्क था ही, अब सिल्क इतना महंगा है, हर कोई तो सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसी का एक आर्टिफिशियल रूप भी है, आर्टिफिशियल सिल्क है जो आपका रेयॉन होता है। अब रेयॉन क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर की ही कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली हम इसे सेमी सिंथेटिक, मतलब कुछ केमिकल का यूज़ करके और कुछ प्लांट का भी पार्ट यूज़ करके, तो ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि हमारे वुड के पल्प से मिलता है, और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। मतलब कास्ट की जो लुगदी होती है उससे इसको हम लेके फिर केमिकल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो रेयॉन जो है वो हमारा सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, फिर से वही रिपीट करा गया। तो जो आपका रेयॉन होता है यही वुड पल्प से प्राप्त होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है। अब देखिए एक्राइलिक, एक्राइलिक भी आपको मैंने बताया था
जब सबसे शुरू में क्वेश्चन करा था थर्मोप्लास्टिक की जहाँ पर बात हो रही थी, तो उसके एग्जाम्पल में हमने एक्राइलिक देखा था। ये एक्राइलिक भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्टिफिशियल वूल क्या होती है, तो वो आपकी एक्राइलिक होती है। नायलॉन के बारे में अभी पीछे मैंने बताया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, और सिल्क आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 2024 के ऑफलाइन पेपर में ही बना। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का यहाँ पर चयन करिए। रेयॉन क्या सिंथेटिक फाइबर है? रेयॉन एक संश्लेषित तंतु है, बिल्कुल सही बात है। ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, मतलब है तो आपका संश्लेषित तंतु ही ना, तो ये बात यहाँ पर सही हो गई। रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, नहीं, वुड पल्प का, प्लांट की जो वुड पल्प काष्ठ लुगदी होती है वो हम इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लांट का ये मतलब कोई भी रॉ मटेरियल इसमें नेचुरल जो है वो यूज़ नहीं होता। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग में बनाया जा सकता है, नहीं, इसमें हम वुड का जो पल्प है वो हम यूज़ करते हैं और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो S1 तो सही है, लेकिन S2 मेरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे 2022 के ऑनलाइन पेपर में बना। एक्स इज अ सिंथेटिक फाइबर। देखिए कैसे प्रीवियस ईयर से ही रिजेंबल करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहा है जिसका हम शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट बनाने में यूज़ हम करते हैं, और जो वूल की तरह रिजेंबल करता है, ऊन से मिलता जुलता होता है। अभी हमने आर्टिफिशियल सिल्क की बात की थी, सॉरी आर्टिफिशियल वूल की बात की थी, वो हमारा क्या था, वो हमारा एक्राइलिक था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक्राइलिक की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। इसे हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं और ये सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आता है। शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नायलॉन का जिक्र हो रहा है, एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ नायलॉन के बारे में दे रखा है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। नायलॉन इज यूज टू मेक पैराशूट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन मेक इट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। देखिए नायलॉन जो है ये पैराशूट जो होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन जो इसको पैराशूट बनाने के लिए सूटेबल होंगी। यह हल्का होता है, बिल्कुल नायलॉन जो होता है बहुत हल्का होता है, तो पैराशूट हल्का रहे ताकि वो आसानी से उड़ सके उसके लिए। यह मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल 3 पॉइंट सही बताने हैं। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट नायलॉन के हैं, लेकिन पैराशूट के लिए कौन से 3 पॉइंट सही हैं वो हमें बताने हैं। हल्का होता है, मजबूत होता है और लचीला होता है, तीनों यही स्टार्टिंग वाले पॉइंट आ जाएंगे। ये हल्का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लचीला है ताकि वो आसानी हवा के साथ कैसे उधर लचीला है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं नायलॉन को बनाते हैं इस कैपेबल ताकि वो पैराशूट बनाने में यूज़ हो सके। तो ABC मतलब सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सही प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है नायलॉन की फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। बाकी ये फायर रेजिस्टेंस भी होता है, अग्निरोधी भी होता है, ये शाइनी और रिंकल फ्री भी होता है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना। नायलॉन का रिंकल फ्री एक फीचर है, लेकिन पैराशूट से उसका कोई मतलब नहीं है। चमकदार का पैराशूट से कोई मतलब नहीं है, अग्निरोधी के लिए पैराशूट से कोई मतलब नहीं है। तो ABC के साथ हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2022 में बना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग क्वेश्चन बना। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड बाय अंतारा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर ऑन अ कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की ज्वाला से विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेषण जो है वो नोट किए। बर्न विद ब्राइट लाइट एंड ग्रेश ब्लैक ऐश इज लेफ्ट। यहाँ पर बेसिकली इनको जलाया गया कुछ फाइबरों को या सिंथेटिक फाइबरों को, और उनके जलाने पर क्या हुआ बेसिकली उनके बेसिस पर हमें बताना है। मेल्ट ऑन बर्निंग, देखिए जो चिपचिपाते हैं, जो कि कॉटन का कपड़ा होता है, आपको बोलता है आग लगने पर वो आसानी से जल जाएगा, लेकिन अगर आपने नायलॉन या ऐसे कपड़े पहने हैं वो चिपक जाते हैं। नायलॉन के कपड़े क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं क्योंकि वो मेल्ट करने पर, बर्न करने पर, जलने पर क्या होते हैं, पिघलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वूल, ऊन को हम नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल की कंडीशन में अगर हम इसको, रेयॉन जो है वो सेमी है, तो यहाँ पर नायलॉन जो है उसके साथ हम जाएंगे। ये प्योर सिंथेटिक फाइबर होता है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बनता है, प्योर सिंथेटिक फाइबर है। तो ये एकदम से क्या होगा, मेल्ट करेगा बर्निंग पे। तो इस तरह से हम अपने आंसर पर जो है वो पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हमें दूसरे भी नहीं पता थे, Z से भी हम अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। अब देखिए डेनिम जो है इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर दैट इज़ कॉटन। कॉटन से ही बनता है, तो याद रखेंगे। कभी पूछ ले आपसे डेनिम क्या है, तो डेनिम जो ये प्राप्त होता है ये आपके कॉटन से, एक नेचुरल फाइबर से ही बनता है।
किससे बनता है? कॉटन से ये हमें प्राप्त होता है। और इसके जलने पर क्या होता है? कर्लिंग और प्रोड्यूस डार्क क्रिस्प ऐश। जलने पर ये कर्ल बना देता है और डार्क क्रिस्प ऐश जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेम ऐसी ऐश हमें वूल के अंदर भी देखने को मिलती है। ऊन में भी ऐसा होता है, उसको जलाने पे आप देखेंगे कर्ल और डार्क क्रिस्प ऐश जो है वो देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसके साथ भी चले जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ भी। देखिए लेकिन सीटेट ने इसको थर्ड आंसर यहाँ पर सही माना था, क्योंकि रेयॉन भी सेमी सिंथेटिक है पर प्योर सिंथेटिक नहीं है, इसलिए प्रॉपर मेल्ट करेगा बर्न होने पे ये डाउट है। तो इसी वजह से नायलॉन को इन्होंने लिया होगा। वूल और डेनिम की बात करें तो यहाँ पर ये जलने पर कर्ल करेंगे और डार्क क्रिस्प ऐश प्रोड्यूस करेंगे। बर्न विद ब्राइट लाइट एंड ग्रेश ब्लैक ऐश इज लेफ्ट। देखो जूट को आप जलाते हैं तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। सिल्क के केस में भी ऐसा होगा, ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होगी और ग्रेश ब्लैक ऐश जो है वो उसमें रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर है, जो ऑफिशियली सीटेट ने अपने यहाँ पर आंसर माना। अब देखिए जूट का जिक्र हो रहा है बार बार, तो जूट के बारे में, जूट के आपने बैग देखे होंगे है ना, बोरी वगैरह होती हैं वो जूट की बनी होती हैं। तो जूट जो है वो लॉन्ग सॉफ्ट साइनी प्लांट फाइबर होता है। पहली बात तो आप रहेंगे कि क्या है ये, प्लांट जो पौधे होते हैं उनका तंतु होता है, प्लांट फाइबर होता है। दैट कैन बी स्पन इनटू कॉर्ड्स लॉन्ग थ्रेड, मतलब ये बुना जा सकता है, स्पन इसको करा जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग थ्रेड में, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थ्रेड जो है उनमें इसको बुना जो है स्पन किया जा सकता है। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब याद रखेंगे अगर पूछा जाए किस भाग से हमें जूट मिलता है तो वो हमें प्लांट के स्टेम जो तना होता है उससे हमें जूट प्राप्त होता है। ये आपका कैसा फाइबर है? ये आपका नेचुरल प्लांट फाइबर है। ये कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश वाली साइड में जो है जूट हमें देखने को मिलता है। अगर हम वूल की बात करें, ये हमें किसके हेयर से मिलता है? कौन कौन से एनिमल हो गए? शीप हो गया, याक हो गया, ठीक है, उन सब से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। नायलॉन क्या है? मैन मेड फाइबर है, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। अब देखिए जूट के साथ साथ एक और प्लांट फाइबर को आपको याद रखना होगा, जो सन, आपने देखा ना सन की जो रस्सियाँ होती हैं, सन की रस्सियाँ, तो वो भी क्या है? जूट का ही एक तरह के जूट जैसी ही होती है। फ्लास्क, अगर आपसे पूछा जाए फ्लास्क क्या है? सन, ये भी एक नेचुरल प्लांट फाइबर होता है। इट इज़ अ बास्ट फाइबर विच मीन्स इट कम फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। सन क्या है? ये भी एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। यह एक बास्ट फाइबर होता है, जिसका अर्थ यह है कि यह पौधे के तने से जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए फ्लास्क क्या है, तो याद रखेंगे ये भी एक आपका नेचुरल प्राकृतिक तंतु जो है उसी में आता है, प्लांट फाइबर है, ये भी आपका नेचुरल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। उसके अलावा देखिए 2 क्वेश्चन इस तरह के भी बने थे 2023 के ऑनलाइन पेपर में। सही विकल्प यहाँ पर चयन करना था, असर्शन और रीज़न था, अभिकथन और कारण था। देखिए पॉलिएस्टर क्लोथ जो होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं देन कॉटन क्लोथ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉटन क्लोथ जो क्लोथ्स होते हैं उनमें लार्ज पोर्स होते हैं, वो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं, इनको इस वजह से उन्हें सूखने में टाइम लगता है। जबकि जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो होते हैं वो नायलॉन वगैरह के कपड़े पहनते हैं, ताकि जो पसीना आता है वो उसके अंदर रहे ना, वो उसमें क्या होता है आसानी से जो है ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को रोक कर नहीं रखते। तो ये वाली बात होती है। यही यहाँ पर रीज़न में लिखा है कि वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो पॉलिएस्टर है, ये आपका सिंथेटिक फाइबर जिसमें आ जाएंगे ऑब्जॉर्व वेरी लेस वाटर, क्योंकि इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, इनके छिद्र बहुत छोटे होते हैं, ये पानी को बहुत कम एब्जॉर्व करते हैं, इस वजह से ये जल्दी सूख जाते हैं। दोनों ही बात सही है, असर्शन और कारण भी सही है, और कारण उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है कि संश्लेषित रेशे होते हैं उनमें बहुत कम जो है जल अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो पॉलिएस्टर होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर ही है। कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो आसानी से नहीं सूखते, क्योंकि उनके लार्ज पोर्स होते हैं। तो दोनों बात यहाँ पर सही है, वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है। अब सेम ऐसा ही थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन बना फिर से, सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। ये बात तो सही बात है, जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं जैसे पॉलिएस्टर वगैरह हो गए, सूती कपड़ों से संश्लेषित कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर लार्ज पोर्स होते हैं, नहीं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो वो पानी को अपने अंदर रोकते नहीं है, वो बह जाता है, मतलब रोकते नहीं है वो अपने अंदर पानी को। लार्ज पोर्स नहीं होते, उनके अंदर स्मॉल छोटे छिद्र होते हैं। जो रीज़न है वो गलत है, लेकिन असर्शन जो है वो पूरी तरह से सही है। A is true, R is false। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 2022 में था। 2024 के जो ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन बना था वो मैंने आपको रेयॉन वाला क्वेश्चन जो है वो दिखा दिया था। अब ये क्वेश्चन और है, क्योंकि मैंने सीक्वेंस में रखे क्वेश्चन, ताकि आपको टॉपिक वाइज, मतलब इनके अंदर भी टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आते चले जाएं। ये क्वेश्चन बना, सीवियर बर्न इंजरीज आर लाइकली टू बी कॉज बाय द फायर एक्सीडेंट बाय वियरिंग सिंथेटिक फाइबर रादर देन द नेचुरल फैब्रिक एज ए सिंथेटिक फैब्रिक। देखिए बहुत
अलग क्वेश्चन नहीं कहेंगे, सिंपल आपके दिमाग वाला। मैंने क्या बोला, 1-2 क्वेश्चन दिमाग वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़े जो जैसे कॉटन हो गया या कोई भी और हो गया जो प्राकृतिक रेशे से बना, चाहे आपका सिल्क हो गया, इनकी अपेक्षा जो कृत्रिम संश्लेषित रेशों के जो कपड़े पहनते हैं उनमें आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं, ये जो कृत्रिम कपड़े होते हैं जैसे नायलॉन वगैरह के हो गए, एक्राइलिक के हो गए, ये क्या होते हैं, ये चिपकते हैं, बर्न इनटू स्टिकी लिक्विड, जलने पर चिपचिपा जैसा द्रव बन जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से छूटते नहीं हैं और बॉडी बहुत बुरी तरह से जल जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे लगता है पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें। थैंक यू।